स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, आज की कहानी है हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना है। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में, और यूनिट सेल में क्या क्या लैटिस पैरामीटर होता है, और उस लैटिस पैरामीटर का उस यूनिट सेल में क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देख लिया था। कुछ बेसिक पॉइंट्स भी, जैसे कि किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेस होते हैं, कितने बॉडी सेंटर होता है और कितना एज सेंटर होता है, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देख लिया था। फेस के कितने डायगोनल होते हैं, ठीक है ना, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, ये सारी चीजें पिछले क्लासेज में देख लिया था। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। तो आज हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं उसमें हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देखा था, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल। लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है। लिखिए तो बाबू, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको लिखा जाएगा, है ना। हम लोग यहां पर इसको हम लोग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। और भी इसको लोग बोलता है, जेड को बोलता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बोला जाता है। तो अब किसी भी नाम से जानो, ठीक है। कोई बोलेगा कि टोटल नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, कोई बोलेगा कि नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। या लोग कहीं पर ये बोल दे कि इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लेना, जेड इक्वल टू, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होता है, कहता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाई होता है नंबर ऑफ लैटिस पैरामीटर। आई बात समझ में? तो जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जेड क्या है पता है सबको, क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट कितना सेल, पर यूनिट सेल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से। तो जब हो, तो अगर हम मान लो कि लैटिस पैरामीटर अगर हमारा क्या है, लैटिस पैरामीटर अगर मान लो कि कॉर्नर की बात करेगा, जैसे कि बोलेगा कि कोई यूनिट सेल है और उसमें क्या होता है कि ए एटम जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी एटम फेस पर प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो जब जिसको यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ, जैसे कॉर्नर की बात करेगा यानी कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अगर फेस सेंटर की बात करेगा तो लैटिस पैरामीटर क्या हो जाएगा, मेरा फेस हो जाएगा। तो फेस का कंट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ फेस, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं पिछले क्लास में बता भी चुका हूं कि लैटिस पैरामीटर में क्या क्या आ जाएंगे, आपके पास कॉर्नर आ जाएगा, आपके पास फेस आ जाएगा, आपके पास एज आ जाएगा, आपके पास बॉडी सेंटर आ जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट और मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, यहाँ पर यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे चलो नहीं दिखाई देगा, इधर लिख लो, कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। तो याद रखना, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पैरामीटर गुना नंबर्स ऑफ लैटिस पैरामीटर। ये बारी बारी से पढ़ेंगे सारे,
आपको निकालेंगे हम लोग एफसीसी के केस में, बॉडी सेंटर के केस में, सिंपल क्यूबिक के केस में, ये सारे एटम का फॉर्मूला निकलेगा, नंबर्स ऑफ एटम निकालेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को फॉर्मूला पे क्वेश्चन बतवाएंगे, ठीक ना। चलो ये बेसिक है, ये जानना जरूरी है। आते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग, पहला हम लोग निकालेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए, हेडिंग दे दो ए में निकालेंगे हम लोग फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग एससी भी बोलते थे, याद है? सिंपल क्यूबिक को एससी, या इसको क्या बोलते थे? प्रिमिटिव यूनिट सेल भी। तो किताबों में प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखा रहता है, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको सिंपल क्यूबिक एससी से डिनोट करके आपको दिया रहेगा। तो कहता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमको नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना है। तो बताओ तो आपको क्या जानते हो? अगर कोई भी आदमी बोलेगा तो यूनिट सेल आपका क्या दिया हुआ है? सिंपल क्यूबिक टाइप दिया हुआ है। और आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक टाइप अगर है तो बताओ पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा कहां पर होगा? एट द कॉर्नर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबा? नंबर ऑफ, सॉरी क्या था? कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर अगुना नंबर ऑफ कॉर्नर। देखो वही फॉर्मूला है ना, हमने लिखा था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पैरामीटर गुना नंबर्स ऑफ लैटिस पैरामीटर। तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर लैटिस पैरामीटर की जगह आपने कॉर्नर ही क्यों लिखा? आपने फेस क्यों नहीं लिखा? आपने बॉडी सेंटर्ड क्यों नहीं लिखा? आपने एज सेंटर क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि हमारा यूनिट सेल कौन सा है? सिंपल क्यूबिक है। और जब भी सिंपल क्यूबिक की अगर बात की जाएगी तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट रहता है? कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए लैटिस पैरामीटर क्या हो जाएगा? कॉर्नर। चलो बताओ तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। अगुना नंबर्स ऑफ कॉर्नर कितना होता है किसी भी यूनिट सेल में? 8। 8 से 8 कट गया तो कितना हो गया? 1। दैट इज कह सकते हैं कि Z बराबर कितना? 1। किसके लिए? फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए। कोई पूछेगा कि टोटल नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए कितना? 1। कोई बोलेगा कि इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए कितना? 1। क्लियर हो गया? चलो नोट करो। फिर लिखेंगे हम लोग बीसीसी के लिए, मिटा दें इसको। देख हम लोग निकाल रहे हैं नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल, याद रखना। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? टाइप ऑफ यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन कहां कहां है, ठीक ना। बी में लिखेंगे हम लोग, बी में कर दीजिएगा फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। मैं बीसीसी कर देता हूं, बीसीसी यूनिट सेल, ठीक ना। बीसीसी किसको बोलते थे? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो देख तो यहां से निकाल, बीसीसी की बात करेंगे तो बीसीसी में पार्टिकल कहां कहां रहता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां रहेगा? एक रहता है कॉर्नर पर और दूसरा क्या रहता है? बॉडी सेंटर पे। याद आ रहा है क्या कुछ? हमने बोला था पिछले क्लास में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को जब डिफाइन किया था, क्या बोला था? कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे, किसके अलावा? बिसाइड द कॉर्नर। मतलब कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा भी कहां प्रेजेंट रहेगा? बॉडी के सेंटर पे। तो उसको क्या बोलेंगे? बीसीसी यूनिट सेल। तो जैसे ही बीसीसी बोला तो बीसीसी के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां है? एक तो कॉर्नर पर और दूसरा बॉडी के सेंटर पर। एक बार कॉर्नर की वजह से निकालेंगे, एक बार बॉडी सेंटर की वजह से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बीसीसी में निकल जाएगा।
इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ तो, कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैटिस पैरामीटर की बात करेंगे यहां पर तो बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ, पहले कॉर्नर है तो लिखेंगे कॉर्नर हो जाएगा गुना नंबर ऑफ कॉर्नर, इसके बाद क्या है प्लस बॉडी सेंटर भी तो प्रेजेंट है, इतना तो हो गया कॉर्नर की वजह से, और फिर बॉडी सेंटर की वजह से निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा बोल तो, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर गुना नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। आई बात समझ में, चलो वैल्यू पुट करो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर 8 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर कितना होता है 1, नंबर्स ऑफ बॉडी सेंटर की संख्या कितनी होती है याद है, एक कंट्रीब्यूशन का 100% और नंबर ऑफ किसी भी यूनिट सेल में बॉडी का सेंटर एक, किसी का भी बॉडी का सेंटर कितना होता है सिर्फ एक होता है, तो कितना हो जाएगा देख तो ये कट गया 1 और ये कट गया कितना, यहाँ फाइनल कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, दैट इज कह सकते हैं कि Z बराबर 2 किसके लिए, फॉर BCC यूनिट सेल। कोई दिक्कत नहीं है, चलो नेक्स्ट जल्दी से नोट करो फटाफट, न्यूमेरिकल करना है भाई, लिखेंगे तीसरा में कर दो सी में, फॉर FCC यूनिट सेल, FCC बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात होगी ना, चलो देखो फेस सेंटर का तुम लोग निकाल के बता सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अगर बोला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट होगा मेरा बताओ, एक होगा फेस के सेंटर पे, दूसरा कहां पर होगा कॉर्नर पर, मैंने बोला था वैसा यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा, फेस के सेंटर पर बिसाइड द कॉर्नर, कॉर्नर पे पार्टिकल तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, वो प्रिमिटिव है वो सब में पाया जाएगा, उसके अलावा कहां प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो तो अगर बात करूंगा अगर FCC है तो FCC में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां होंगे मेरे भाई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां होगा, एक तो होगा आपका कॉर्नर पे जो प्रिमिटिव के अनुसार होता है, और दूसरा क्या होता है फेस सेंटर पर होता है, फेस के सेंटर पर होता है, तो इसीलिए Z इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, पहले कॉर्नर के लिए निकालो फिर फेस के लिए निकालो और दोनों को जोड़ देंगे, तो कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा बोल, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे, लिखो यहां पर लिख लो एक बार फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर गुना नंबर ऑफ कॉर्नर प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस गुना नंबर ऑफ फेस हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना होता है 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना 8 प्लस कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस कितना होता है, चल बोल तू बोल कितना हो जाएगा 1/2, नंबर ऑफ फेस कितना 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार में और ये कैंसिल होगा 3 बार में, तो 1 + 3 इक्वल टू कितना 4, दैट इज कह सकते हैं Z इक्वल टू 4 किसके लिए बोल FCC के लिए, या कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में CCP भी दिया रहेगा, याद रखना क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा CCP, अब तुम बोलोगे कि सर CCP क्या है, तो CCP होता है क्यूबिक क्लोज पैक, ये हम लोग पढ़े नहीं है, जब पैकिंग ऑफ क्रिस्टल पढ़ाएंगे तब इसका मतलब समझ में आता है, ठीक ना, तो अगर आपको FCC बोले CCP बोले तो भी आप उसमें क्या करना, कितना होगा आंसर इसका 4 ही होगा, ठीक ना। एक चीज याद रखिएगा साइड पर इतना नोट कर लो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि एज सेंटर के लिए निकालो तो कितना हो जाएगा, निकल जाएगा कितना आ जाएगा, एज का कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 गुना 8 और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना उसको भी निकाल ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाए डी में लिखना फॉर एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए,
देख तो जरा सा, एज सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ईसीसी। अगर ईसीसी की बात करेंगे तो पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर पे तो मस्ट बी प्रेजेंट कॉर्नर, इसके अलावा एज के सेंटर पर, एज सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, हो जाएगा। इसलिए इसके लिए जेड बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसके वजह से पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर गुना नंबर ऑफ कॉर्नर, अब प्लस कितना आ जाएगा बोल दो, हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एज गुना नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, एज हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/8 इंटू कितना 8, और नंबर यहाँ तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एज कितना होता है बोल तो 1/4 होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एज का 25%, और गुना नंबर ऑफ एज कितना, किसी भी यूनिट सेल में कितना किनारा होता है 12, तो हो गया यहाँ पर 12, कट कर दो यहाँ पर, कितना बार में कट जाएगा मेरे भाई 1 में, और 4 3 कितना 12, यानी कि 1 + 3 इक्वल टू कितना 4, दैट इज कर सकते हैं कि जेड बराबर 4 आएगा। ये भी किसके लिए, आपको ईसीसी के लिए, तो ये है तरीका। अब लड़का पूछेगा, देखो इस तरह से लड़का पूछता है कि जो फॉर्मूला आपने लिखा सर कहां से लाया, है ना, तो जरा सोचो मैंने क्या बोला था। अगर कॉर्नर की बात करूं तो बोला था मैंने कि किसी यूनिट सेल में एक कॉर्नर जो होता है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। तो जब देखो तो जब 8 में एक शेयर किया तो 1 में कितना 1/8, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितना था, अरे बाबा जितना कॉर्नर होगा, जो लैटिस पॉइंट होता है वही तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर बोला था मैंने कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना था 1/8, तो एक शेयर किया था ना, किसी भी यूनिट सेल का एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर था, तो हम लोग को तो एक कितना हो जाएगा बताओ तो, एक हमारा कॉर्नर 1/8 हो गया था कंट्रीब्यूशन, इसलिए मान लो कि तेरे से पूछेगा कि टोटल कॉर्नर कितना था 8, इसलिए एक में 1/8 तो 8 में कितना 1/8 इंटू कितना 8, तो 1/8 को कंट्रीब्यूशन और 8 क्या नंबर ऑफ कॉर्नर, तो यहाँ पर बोलेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर और गुना क्या नंबर्स ऑफ कॉर्नर, नहीं बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पैरामीटर गुना कितना नंबर्स ऑफ लैटिस पैरामीटर। फेस की बात करेंगे तो एक फेस का 1/2 कंट्रीब्यूशन था, है ना, एक फेस पर एक पार्टिकल, तो टोटल नंबर्स ऑफ फेस कितने 6 होता है ना, तो 6 पार्टिकल, तो 1 में 1/2 तो 6 में कितना 1/2 इंटू 6, 2 3 6 3 इंटू +1 कर देंगे तो 3 कितना 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही थे, तो आपको फॉर्मूला से मतलब नहीं है, अब सॉरी डेरिवेशन से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक ना। तो फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से मिटा देते हैं उसको नोट कर ली जल्दी से, तो एक बार फिर से देख लो। देखो मैं आपको ये करने के बाद, ये जो बता रहा हूं ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद भी एक आपका रिजल्ट लिख दूंगा साइड में। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, ये कहां से फॉर्मूला लिख दिया सर, तो आपको कम से कम रिजल्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय में रिजल्ट की बात होगी, ठीक ना, डेरिवेशन की बात नहीं होगी, ठीक ना। लिख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिए, लिख लो जेड का वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए कितना निकाला था 1, बीसीसी के लिए कितना निकाला था 2, और एफसीसी सीसीपी याद करो, अभी हम लोगों ने एज सेंटर का भी निकाला था, कितना था ईसीसी के लिए कितना निकाला था 4, हो जाएगा। याद रखना सीसीपी और एफसीसी दोनों के लिए, इसका नहीं पूछता है, ईसीसी का नहीं पूछता, लेकिन अगर मान लो पूछ दिया तो बता सकते हो। और एक याद रखना एचसीपी के लिए, एचसीपी का जो वैल्यू होता है कितना होता है 6 होता है। एचसीपी क्या है, एच फॉर हेक्सागोनल, सी फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक, सी फॉर क्लोज, पी फॉर पैक, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैक में एचसीपी में नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा 6 होता है। कैसे 6 होता है, जब क्लोज पैकिंग जब पढ़ाऊंगा
तो वहां पर इसको कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक ना। मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया कि न्यूमेरिकल में जरूरत इसकी पड़ जाएगी, ठीक ना। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। सिंपल क्यूबिक के लिए इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना, 1, बीसीसी के लिए कितना, 2, एफसीसी हो, सीसीपी हो, चाहे एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कितना, 4, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक, H फॉर हेक्सागोनल, C फॉर क्लोज, P फॉर पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना, 6, याद रहना चाहिए। चलो हो गया। अब हम लोग आते हैं कि फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मेड बाय constituent particle एटम, आयन, ए बी सी डी, कुछ भी नाम देगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल present in an यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में, याद रखना यहां पर यूनिट सेल बोल दिया तो कोई भी यूनिट सेल होगा। ये मत समझिएगा कि सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है, कि एफसीसी की बात कर रहा है, कि सीसीपी की बात कर रहा है, कोई भी एचसीपी की बात कर, कोई भी यूनिट सेल हो, आपको सिर्फ यूनिट सेल याद रखना है बस। ये नहीं कि सिंपल क्यूबिक निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यूनिट सेल है वो आपको डेटा दिया रहेगा और उसके लिए निकालेंगे। तो किसी भी यूनिट सेल में अगर बात करेंगे तो लैटिस पैरामीटर क्या क्या हो सकता है बताओ। आपको हो सकता है कॉर्नर हो सकता है, आपका बॉडी सेंटर हो सकता है, आपका फेस सेंटर हो सकता है, और आपका एज सेंटर हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो मान लो जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में निकाला था सिर्फ कॉर्नर की वजह से, बीसीसी में निकाला था अभी हम लोगों ने तो बॉडी सेंटर और प्लस कॉर्नर की वजह से, एफसीसी में निकाला तो हमने फेस सेंटर की वजह से और कॉर्नर की वजह से। अगर मान लो कि किसी भी यूनिट सेल में ये सारे के सारे लैटिस पैरामीटर हैं और सबकी वजह से निकालना हो तो टोटल नंबर्स ऑफ एटम निकाल सकते हैं ना। तो देखो, तो हम लोग को डिस्कस करना है फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, क्यों फॉर्मूला में क्या होता, क्या है फॉर्मूला करने के लिए करेंगे क्या हम। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, H2 बोल सकते हो। मैं बोलूंगा कि कैल्शियम है 1, है ना, कैल्शियम है 1, ऑक्सीजन है, कार्बन है 1, ठीक ना, और बोलेंगे कि ऑक्सीजन है कितना, 3। ये हमने क्या किया, किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर्स ऑफ एटम को कैलकुलेट किया कि कैल्शियम का कौग है, कार्बन का कौग है, ऑक्सीजन का कौग है। तो जब हर एटम की संख्या अगर निकल जाएगा तो फॉर्मूला नहीं निकलेगा। कैल्शियम को क्या लिखो, कैल्शियम कितना 1, कार्बन कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 3, तो क्या हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही चीज करना है हमें कि किसी भी यूनिट सेल में लैटिस पैरामीटर कितने हैं, 4 हैं, कॉर्नर है, एज है, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है। यानी कि फेस है, एज है, बॉडी सेंटर है और कॉर्नर है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ये पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है फेस पर, तो फॉर्मूला निकालो। ए अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो ए की वजह से जेड का वैल्यू निकालेंगे, बी प्रेजेंट है फेस पर तो बी का फेस के लिए जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। और अलग अलग आकर के सब उसके नीचे रखें तो रख देंगे, आ जाएगा फॉर्मूला। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं ओवरऑल, हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे ओवरऑल टोटल नंबर्स ऑफ एटम, ठीक ना। लिखेंगे जेड बराबर, यहां पर हो गया जेड क्या है, जेड टोटल कर देता हूं, ठीक ना, कितना हो जाएगा इन एनी यूनिट सेल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट में लिखता हूं फॉर्मूला, लिखूंगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर गुना नंबर, एनसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉर्नर प्लस कॉर्नर की वजह से हो गया। इसके बाद लिखेंगे
कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस गुना नंबर ऑफ फेस प्लस, बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर गुना नंबर ऑफ एनबी का मतलब नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, फिर प्लस क्या लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर गुना नंबर ऑफ कितना बाबा एज, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को थोड़ा सा और मैं शॉर्ट कर दूं तो जेड बराबर, यही जेड है, जेड टोटल यूनिट सेल कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना 1/8 गुना एनसी 1/2 गुना एनएफ प्लस 1/1 गुना 1 हो जाएगा 1 गुना एनबी प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एज कितना 1/4 इंटू कितना एनएच, एनएच का मतलब नंबर्स ऑफ एज। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं देखो तो अलग अलग यूनिट सेल में हम लोगों ने निकाला था, जैसे हमने निकाला था किसके लिए याद करो सिंपल क्यूबिक के लिए, तो क्या था नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर गुना नंबर्स ऑफ कॉर्नर आया था ना। फिर अगर हम लोग निकाला था फेस के लिए तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस गुना नंबर्स ऑफ फेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर बॉडी सेंटर में तो ये वाला पार्ट तो रहता ही था, फिर ये हो जाता था, ये वाला पार्ट रहता था, फिर एज के लिए इतना पार्ट हो जाता था, और हमने टोटल कर दिया। टोटल इसलिए किया कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि एक पार्टिकल है जो कॉर्नर पर है दूसरा फेस पर है, तो हम लोग को फॉर्मूला यहाँ से लेकर चलना है, यहाँ तक लेकर चलना है। हर अलग अलग एटम की संख्या निकालना है उस यूनिट सेल में, चाहे वो यूनिट सेल कुछ भी हो। पहले ही मैंने बोल दिया था इन एनी एन यूनिट सेल आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिख लो ये यूनिट सेल जो है आपका यूनिट जो सेल है ये एससी हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, सीसीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये नोट कीजिए ना। आते हैं हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन पर। पहले हम लोग लॉलीपॉप लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से कंपटीशन सेक्शन में भी पूछता है। चलिए मिटा दूं, ओके। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन आया हूं आज पूरा लिख करके क्वेश्चन, ठीक ना। जेई वगैरह का भी 2-4 क्वेश्चन है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं पहले हम लोग लिखे तो क्वेश्चन कहता है कि इन एन यूनिट सेल द एटम ए present at the corner and atom B present at the face center and atom B present at the face center। तो कहता है क्या कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, या इसी को क्रिस्टल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड भी बोल सकता है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को हम लोग। क्या क्या करना है देखो, कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना, सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि सोचेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, और तीसरा स्टेप में सोचेंगे कि जो पूछ रहा है उसको निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, और लास्ट में बताएंगे चौथा स्टेप जो होता है वो कहता है क्या कि उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। तो चलो देखो फाइनल रिजल्ट में पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन, इन एन यूनिट सेल, कोई यूनिट सेल है जिसमें एटम ए जो होगा प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कहां पर प्रेजेंट है बाबा, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। एंड कहता है कि एटम बी जो है कहां पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पर, यानी कि फेस पर प्रेजेंट है।
तो कहता है कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी कि अगर हम एटम ए की संख्या निकाल लें और एटम बी की संख्या निकाल लें तो हम लोग ए और बी के सामने उसका वैल्यू रख देंगे तो फॉर्मूला निकल जाएगा। तो सबसे पहले ना तो यूनिट सेल आपका कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट कहां कहां प्रेजेंट है बताओ तो। एक ए जो है कहां प्रेजेंट है, ऐसे कर देते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कौन कौन है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। और ए कहां प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर हो गया, और बी कहां प्रेजेंट है, एट द फेस सेंटर है, फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे बताओ, कॉर्नर की वजह से ए का टोटल नंबर ऑफ एटम, फेस की वजह से बी का टोटल नंबर से एटम निकल जाएगा तो हो जाएगा फॉर्मूला। तो चल तो हम बात करेंगे फॉर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो। क्या लिखेंगे, ए कहां प्रेजेंट है, एट कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर की वजह से बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, ए का संख्या कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोल भाई, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर अगुना नंबर ऑफ कॉर्नर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला यही में पढ़े थे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कौन कितना 1/8 और नंबर ऑफ कॉर्नर कितना 8, 8 से 8 कट गया कितना हो गया 1। तो ए का वैल्यू कितना हो गया तेरा 1। अब बात करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर अब हम बात करेंगे यहाँ पर फेस के लिए, यहाँ पर दिखाई दे देगा यहाँ पर। तो बात करेंगे फॉर बी के लिए, तो बी कहां पर प्रेजेंट है, फेस पर प्रेजेंट है, एट फेस सेंटर, फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, बी के जेड बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल एटम बी का बताओ 1 बटा यहाँ पर जारी का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस गुना नंबर ऑफ फेस हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस कितना 1/2 और नंबर ऑफ फेस कितना होता है 6 होता है। क्या ये कट जाएगा 2 3 6, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया तेरा 3 आ गया। इसलिए देखो इसके बाद इधर लिखना, इसलिए फाइनल फॉर्मूला तेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर तेरा है 1, बी बराबर तेरा कितना हो गया 3 हो गया। इसलिए A1 और बी कितना 3। केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला को लिखने के लिए एटम की संख्या जस्ट उसके नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि जस्ट नीचे में स्लाइटली राइट साइड पोजीशन पे। तो कितना हो गया, ए की संख्या 1 है तो इसको A1 लिखने की जरूरत नहीं है, ए लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। और बी की संख्या कितना है 3, तो B3, ये हो गया आपका AB3, ये हो गया आपका क्रिस्टल का फॉर्मूला, ये हो गया आपका कंपाउंड का फॉर्मूला जो कि ए और बी एटम से बना था। और ये एटम कॉर्नर पर था और बी एटम कहां पर था, फेस पर। जल्दी से नोट कीजिए, हमेशा ध्यान देना इस बात को कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और उनकी पोजीशन कहां कहां है। उनकी वजह से पोजीशन जैसे ही पता चले कॉर्नर, तो कॉर्नर क्या है, लैटिस पैरामीटर है। तो हर लैटिस पैरामीटर की वजह से उनका अलग अलग नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे और निकाल करके इस फॉर्मेट में लिख देंगे। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन एफसीसी दिया कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। हमेशा हम लोग को क्या करना है, यूनिट सेल है, समझ रहे ना। अगर यहाँ पर यूनिट सेल की पोजीशन नहीं दिया तो समझ लेंगे फेस सेंटर यानी कि फेस पर पार्टिकल प्रेजेंट है। कोई भी यूनिट सेल है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन लोकेशन सब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक ना। कहता है कि इन एफसीसी एटम ए ऑक्यूपाई मैंने छेकता है एट कॉर्नर
कॉमा बी एट द फेस, बी एट द फेस फेस एंड सी एटम आर, एंड सी एटम आर, सी एटम आर present at the body center, body center कहता है find the formula of compound, कहता है then find the formula of compound, compound कोई दिक्कत नहीं है। अब चल हम आगे बात करते हैं। जरा देख तो सॉल्यूशन में यूनिट सेल कोई भी हो, यहाँ पर एफसीसी नाम दे दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से दिया हुआ है बताओ। एक दिया हुआ है ए, दूसरा दिया हुआ है बी और तीसरा क्या दिया हुआ है सी, ए बी सी, ये नहीं दिया हुआ है। ए कहां पर प्रेजेंट है, एट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी कहां प्रेजेंट है, फेस पर प्रेजेंट है, और सी कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। देखो कॉर्नर की वजह से ए का आइटम निकालेंगे, फेस की वजह से बी का आइटम निकालेंगे, और बॉडी सेंटर की वजह से सी का आइटम निकालेंगे, और सबको ए बी सी के सामने रख देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। कितना इजी है यार। देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं फॉर ए के लिए, देखो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक ना। फॉर ए, फॉर बी और फॉर सी के लिए देख तो ए कहां पर प्रेजेंट है, ए के लिए जेड का वैल्यू, टोटल ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा बता दो, ऐसे कर दो बता दो। जेड का वैल्यू कितना है, ए कॉर्नर पे, तो कॉर्नर की वजह से कितना, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना 1/8 गुना नंबर ऑफ कॉर्नर कितना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेस की वजह से बी कहां पर है बताओ तो, बी हमारा फेस पर है, तो फेस की वजह से कितना आ जाएगा 1/2, इसका बी का वैल्यू कितना आ जाएगा वो, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब लड़का कहेगा तो जेड का फॉर्मूला है तो बी क्या लिख दिए, अरे बाबा हम लोग बी की संख्या निकालना है, बी एटम की संख्या निकालना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बी बोल दिया, तेरी मर्जी, जेड भी लिख सकता है, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर पुट कर देना अपना वैल्यू, आई बस है ना। बी बोला 1/2 और गुना कितना नंबर ऑफ फेस कितना 6, और सी कहां पर है बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर का फॉर्मूला कितना होता है, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर 1 और नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना 1। तो देखते हैं यहाँ पर ये कट जाएगा तो 1, ये कट जाएगा तो 3 और यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर ए की संख्या ए इक्वल टू तेरा आ गया कितना 1, बी इक्वल टू कितना आ गया 3 और सी इक्वल टू कितना आ गया 1। इसलिए देख तो ए 1 बी कितना 3 और सी 1 बोल सकते हैं, ए बी 3 कितना सी, दिस इज द आंसर। फाइनल फॉर्मूला हो गया ना, नोट करो कहाँ गया, मिटाने वाला यार, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 एलिमेंट X, Y and Z crystallizes in CCP lattice फुल स्टॉप कहता है in which X atom at corner, comma Y atom at face and Z atom, यहाँ पर लिख लीजिए Y atom at क्यूब सेंटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है क्यूब सेंटर। क्यूब सेंटर का मतलब है किसी भी क्यूब का सेंटर मतलब उसका बॉडी सेंटर, बगल में लिख देता हूं बॉडी सेंटर। आपको क्वेश्चन में बॉडी सेंटर ना देकर रखे क्यूब सेंटर दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक ना।
और कहता है एंड जेड एटम कहाँ है, जेड एटम एट द फेस सेंटर कहता है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आई बात समझ में? सेम चीज हो गया, सेम कंपाउंड मतलब सेम क्वेश्चन जस्ट पिछले के जैसा, खाली यहाँ पर क्यूब सेंटर कर दिया, इसलिए लड़का कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने बगल में बॉडी सेंटर हो जाएगा। बन जाएगा ना, बना कर देखिएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर इसका आंसर होगा कितना दिया होगा, नहीं दिया होगा, आप इसको आंसर बनाओगे, ठीक ना। ये रहा आपका HW, है ना, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर बॉडी सेंटर में क्यूब सेंटर कर दिया, ठीक ना। ABC के जगह के XYZ हो जाएगा। कल बनाकर इस क्वेश्चन को मेरे पर्सनल टेलीग्राम के ID पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना, नाम के साथ। वैसे भी आपके इसी से आएगा तो आपका नाम जरूर देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो तीन हो गया, लिखेंगे क्वेश्चन। An alloy of copper, कॉपर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cu से। सिल्वर, Ag एंड गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट करते हैं, AU is found to have copper at CCP, यानी कि FCC की बात हो रही है, ठीक ना। कॉपर एट क्या पर CCP दिया हुआ है, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक या फेस सेंटर्ड फ्लैग, ठीक ना, फेस सेंटर तो दिया हुआ, कॉमा सिल्वर जो है Ag एट एज सेंटर एंड गोल्ड जो है कहते गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तो कहता है क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलॉय, कहता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलॉय formed by copper Ag and Au एलॉय का मतलब बताया था मैंने, केमिस्ट्री में पढ़ाते समय कभी डिस्कस किया होगा। एलॉय का मतलब होता है बहुत सारे मेटल को मिक्स करके एक नया वैरायटी बनाना, है ना, जिसका प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल एटम से क्या होगा, अलग होगा, ठीक ना। तो कहता है कि कोई एलॉय है जो कॉपर से मिलकर के बना है, सिल्वर से मिलकर के बना है और गोल्ड से मिलकर के बना है। और ऐसा पाया गया क्या, कहता है कि जो कॉपर है CCP पे है, यानी कि CCP बोलिए चाहे FCC बोलिए, FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है, मतलब कॉपर कहाँ प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ये सब क्वेश्चन का लैंग्वेज है भाई, बहुत क्लियर होना जरूरी है। क्या है, कॉपर कहाँ पर प्रेजेंट है, फिर अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो ये बोला था कि कोई भी यूनिट से लो, है ना, उससे मतलब नहीं है, आपको लैटिस पैरामीटर याद रखना है। तो भैया कॉपर का पोजीशन नहीं दिया हुआ है आपको कि कहां पर प्रेजेंट है, आपको Ag का दिया हुआ है एज के सेंटर पे, गोल्ड का दिया हुआ क्या, बॉडी के सेंटर पे, लेकिन कॉपर का पोजीशन तो दिया ही नहीं है। लेकिन नहीं दिया तो क्या करेंगे, उसके यूनिट सेल से डिसाइड करेंगे, ठीक है। यूनिट सेल से डिसीजन का मतलब कि कॉपर कहां पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला निकालना है, एलॉय का फॉर्मूला क्या होगा, क्लियर है। तो चल देखते हैं, यहाँ पर सिंपल से बात करेंगे, सॉल्यूशन यहां पर करता हूं। पहले लिख देते हैं हम लोग कॉपर के बारे में, इसके बाद क्या है मेरा, कॉपर के बाद क्या है, सिल्वर है,
सिल्वर हो गया, और इसके बाद क्या हो गया तेरा, गोल्ड हो गया। यही हो गया ना। देख तो कॉपर कहां पर प्रेजेंट है, कॉपर का पोजीशन एफसीसी है, एफसीसी मतलब बोल सकते हैं फेस पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर हो गया। सिल्वर कहां पर प्रेजेंट है बताओ, एज सेंटर, एज सेंटर। और ये कहां पर प्रेजेंट है बताओ, गोल्ड कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो निकाल दो जेड बराबर कितना, जेड के लिए कॉपर का, कॉपर की संख्या क्या हो जाएगा बोल तो, जेड का वैल्यू, कॉपर के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ। अरे बाबा 1/2 फेस का कंट्रीब्यूशन गुना नंबर ऑफ फेस कितना है 6 हो जाता है। यहाँ पर बता तो सिल्वर एज सेंटर के लिए लिखना पड़ेगा क्या फॉर्मूला, 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है फेस का, नंबर ऑफ फेस कितना, नंबर ऑफ फेस। एज सेंटर का बताओ तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, एज सेंटर के लिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ एजी का वैल्यू है ना, एजी इक्वल टू कितना आ जाएगा बोल तो, एज सेंटर का 1/4 गुना नंबर ऑफ एज। और यहाँ पर तो बॉडी सेंटर के लिए कितना हो जाएगा, इसका जेड बराबर 1 हो जाएगा, सॉरी जेड ही निकालते हैं डायरेक्ट इसकी करने के बाद, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 गुना नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। तो देखते हैं यहाँ पर 1/2 और फेस की संख्या कितना 6, यहाँ पर तो 1/4 और नंबर ऑफ एज कितना होता है, कितना होता है किनारे 12, तो हो जाएगा 12। और यहाँ पर एयू का संख्या कितना हो जाएगा बोल तो 1 और नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 1 × 1 बराबर 1, इसको 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 3 हो जाएगा। और यहाँ 2 तिहाई कितना हो जाएगा बोल, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो देखो तो फाइनल फॉर्मूला देखो यहाँ पर घेर के लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा बता तो, कॉपर की संख्या कॉपर बराबर 3 हो गया, एजी बराबर कितना है 3 और एयू बराबर कितना है 1 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Cu3 Ag3 और क्या एयू, या कोई बच्चा बोल देगा ऐसे भी लिख देगा कि एयू Cu3 Ag3, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया ना। चलिए आगे बढ़े, हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा क्वेश्चन का, है ना। एक क्वेश्चन और कर लीजिए तो आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि स्टेट लेवल का क्वेश्चन कंपटीशन सेक्शन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जेई वगैरह का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। एक 2 3 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन कर लो, है ना। लिख तो इन ए एफसीसी एटम, लिखे तो इन अ एफसीसी एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, प्रेजेंट एट कहां पर, कॉर्नर पे, कहां प्रेजेंट है कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एंड बी एटम at the face फुल स्टॉप। देखिए क्या कहता है, अब यहां से क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, कहता है कि इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम one of the face center, ठीक ना। then what is the formula of compound, then what will be formula of compound। आई बात समझ में। देखो क्या कर रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे कॉल करेंगे, ठीक ना, बहुत हो गया। देखो कहता कि एफसीसी कोई यूनिट सेल है, ठीक है, और उस यूनिट सेल में कहता कि ए एटम जो होगा कहां प्रेजेंट रहेगा
कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और बी एटम कहाँ प्रेजेंट है, फेस पर प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर क्या कहता है क्वेश्चन देखो, कहता है कि इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर, तो बताओ किसी भी यूनिट सेल में फेस की संख्या कितना, 6, तो एटम की संख्या भी कितना, फेस की वजह से कितना हो जाएगा, 6 फेस पर प्रेजेंट रहेगा तो कितना हो जाएगा 6। जो नंबर ऑफ फेस लिखते थे 6, तो 6 पर 6 था, उसमें से 6 में से एक क्या कर गया, मिस कर गया। तो कहता है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो जरा देखो तो सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख ले एलिमेंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन सा है देख तो, एक है तेरा ए है और दूसरा क्या है तेरा बी है ना। ऐसे बनाने में थोड़ा सा मेरे को स्पेस कम लगेगा इसलिए बना रहा हूं, ठीक ना। चल देख हो गया। इसके बाद बात करेंगे पोजीशन, देख तो कहां कहां है, पोजीशन कहां कहां है, ए कहां पर है, कॉर्नर पर है, अभी कहां पर है, फेस पर प्रेजेंट है। तो बोलते हैं यहां पर इसके लिए जेड का वैल्यू निकालेंगे, ए के लिए कितना हो जाएगा बोल तो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन गुना नंबर ऑफ कॉर्नर, यानी जेड बराबर, यानी कि यहाँ पर ए की संख्या कितना हो जाएगा 1/8 इंटू कितना 8 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर गुना नंबर्स ऑफ कॉर्नर। चलो बी की हम लोग बात करेंगे, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी बराबर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, नंबर ऑफ फेस कितना बताओ 6 होता है। कहता है क्वेश्चन में क्या कि इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग, यानी कि 6 फेस पर 6 एटम था, एक एटम में मिस कर जाता है, तो क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें से कितना मिस कर गया 1। अगर बोलता कि 2 एटम मिस करता तो 6 माइनस कितना लिखते 2, अगर बोलता कि 3 एटम मिस करेगा तो 6 माइनस कितना करते 3, ये हो जाएगा। अब जिसको सॉल्व कर तो ये कट गया तेरा कितना 1 बार में, और ये हो जाएगा 1/2 और गुना 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देख तो यहाँ पर देख ऐसे फाइनल में कर देता हूं। देखते हैं यहाँ पर बाबू ए का संख्या 1 और बी की संख्या कितना हो गया 5/2 आ गया, हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी 5 कितना 2, ये भी हो जाएगा। ये वाला चॉइस आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता है, बहुत कम मिलेगा। ये क्वेश्चन सही है आपका, गलत नहीं है आंसर, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या करेगा ये चॉइस नहीं देगा। जनरली जितने भी केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यू में नंबर्स ऑफ एटम को नहीं लिखा जाता है 90% से ज्यादा केसेस में, ठीक है ना। तो आप इसके फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करोगे, जरा देखते हैं यहाँ पर आप इसको क्या करोगे। देखते यहाँ पर ए कितना है 1 है, बी कितना है 5/2 है। जरा देखते हैं यहाँ पर यह 1 है, इसके बच्चा में कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके बच्चा में कितना है 2 है। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करोगे तुम, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 2 से कर दिया। जब तुम यहाँ पर 2 से करोगे तो यहाँ पर भी तुमको 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों 2 से करेंगे गुना दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये नीचे वाला 2 फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब लड़का बोलेगा कि सर बी में किए तो हम ए में क्यों करेंगे, इसलिए ताकि इन दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इनका जो कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो। अगर इसमें 2 से गुना किया तो इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। आइए समझ। तो देख तो ए में 1/1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू कितना है 2, और b में करेंगे 5/2 में 2 से गुना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 5। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a2 और b कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी तेरा सही है, ये तेरे को ज्यादा चॉइस मिलेगा, ये तेरे को कम चॉइस मिलेगा, ठीक है ना। तो तू इसको भी, ये भी तेरा सही है, ये भी तेरा सही है, तेरे ऊपर डिपेंड करता है दोनों में से कौन लिखता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो चॉइस देख लेना, ठीक है ना, और उसका ये सब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलिए आज की कहानी यहीं तक। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देख लिया, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और है। तो कल जब भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये कर लेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस में और किसी यूनिट सेल के एजेलेंस में रिलेशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।